नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अरस्तू के कानून से संबंधित विचार। दोस्तों, प्लेटो ने स्टेट्समैन बुक लिखी और स्टेट्समैन के अंदर उसने दो विकल्प रखे मेरे दोस्तों। वो विकल्प क्या है कि कानून के शासन की भी उसने क्या बात की थी, कानून के शासन की भी बात की, और दूसरी कि बुद्धिमान शासक की भी उसने क्या की, बात की। तो स्टेट्समैन में जहां वह रिपब्लिक में केवल आदर्श राजा, अर्थात हम ये कहेंगे कि बुद्धिमान शासक जो कानून नियम बना रहा है वही राज्य में लागू होगा। लेकिन जब प्लेटो ने स्टेट्समैन्स लिखी तब उसने दो विकल्प कर दिए कि किसी राज्य में अगर कानून के द्वारा अच्छा शासन चले तो कानून के द्वारा शासन होना चाहिए। किसी राज्य के अंदर अगर बुद्धिमान आदर्श राजा अगर अच्छा शासन चला रहा है बजाय कानून के, तो वहाँ का बुद्धिमान शासक का क्या होना चाहिए, आदर्श राजा का क्या होना चाहिए, कानून होना चाहिए। लेकिन इस बात का अरस्तू ने क्या किया, अरस्तू ने दोस्तों क्या किया, खंडन किया। अरस्तू ने खंडन इसलिए किया कि एक बुद्धिमान जो शासक होता है वो प्रकृति यानी संविधान की प्रकृति या हम ये कह सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार की प्रकृति के अनुसार इसके गुण बदल जाते हैं। अर्थात अच्छा व्यक्ति भी बुरा हो सकता है, तो इस बात का वो क्या करता है, खंडन करता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे स्टेटमेंट्स में दो विकल्प रखे थे प्लेटो ने, बुद्धिमान कानून के शासन और बुद्धिमान शासक। तो उसने कहा कि बुद्धिमान शासक वाली जचने वाली बात नहीं है, कानून के शासन जो है वो बात जचने वाली बात है। दोस्तों, आगे प्लेटो ने आगे जो लिखता है वह है द लॉज बुक के अंदर उसने अपने विचार बदल देता है। द लॉज बुक है प्लेटो की अंतिम बुक है और अपना विचार पूर्णतः आदर्शवाद के स्थान पर, एक बुद्धिमान शासक के स्थान पर उसने कानून की सर्वोच्चता पर ही बल दिया था। प्लेटो ने अपनी अंतिम अवस्था में द लॉज बुक लिखी। और लॉज का मतलब ही क्या होता है, कानून होता है दोस्तों। तो द लॉज बुक किस पे बल देती है, कानून की सर्वोच्चता पर बल देती है। अर्थात द लॉज बुक के अंदर प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य की बात की थी और यही उप आदर्श राज्य अरस्तू ने, इसी उप आदर्श राज्य को अरस्तू ने अपनी बुक पॉलिटिक्स में आदर्श राज्य की संज्ञा दे दी। दोस्तों, अरस्तू का आदर्श राज्य अलग है और प्लेटो का आदर्श राज्य अलग है। हम ये कहेंगे कि प्लेटो का उप आदर्श राज्य, जिसे हम द्वितीय आदर्श राज्य भी कह सकते हैं, तो प्लेटो का उप आदर्श राज्य और अरस्तू का आदर्श राज्य समान है, कोई अंतर नहीं है। जहां प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य की जब कल्पना की थी तो द लॉज बुक लिखी, उसके अंदर कानून की सर्वोच्चता पर बल दिया। तो अरस्तू ने भी यहाँ से वह उसका ऋणी हुआ, यहाँ से अपने विचार ग्रहण किए कानून से संबंधित। तो अरस्तू ने अपने पॉलिटिक्स बुक में भी क्या किया, कानून की सर्वोच्चता पे बल दिया कि इस समाज के अंदर सरकार का जो काम है वह है कानून नियमों के अकॉर्डिंग देश की सेवा करे, राज्य की सेवा करे। दोस्तों, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं
तीन बात लिख रहा हूँ आपके सामने, वह कानून की तीन विशेषता बताते हैं, वह कानून की तीन विशेषता बताता है, तीन तत्व बताता है, वो बताता हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों अरस्तु ने कानून से संबंधित तीन विशेषताएं बताई, तीन तत्व बताए। वो क्या है दोस्तों कि शासक व शासित दोनों विधि के लिए समान है, राजा भी वैसा ही और प्रजा भी वैसे ही। शासक विधि द्वारा शासन करते हैं, यानी कि जो शासक है वो कानून के द्वारा ही शासन करते हैं, स्वेच्छाचारी से नहीं करते हैं। शासन का आधार शासितों की सहमति है। यदि जनता कहेगी कि हमारे ऊपर आप शासन करो तो ही शासन किया जा सकेगा, नहीं तो शासन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब कि जनता की सहमति के आधार पर ही शासन किया जा सकता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आगे बात करते हैं हम कि अब कानून जो है, कानून का स्रोत क्या है। कानून का स्रोत क्या है, सरकार है या संहिताकार है। देखो कानून का स्रोत क्या है, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर अपन ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ लिखते हैं जनता, यहाँ लिखते हैं संहिताकार, और यहाँ लिखते हैं हम राजा, यहाँ लिखते हैं सरकार, ऐसे लिख देते हैं हम। अरस्तु के अकॉर्डिंग कानून का स्रोत क्या है, कानून का स्रोत क्या है दोस्तों। तो बात हम ये करें कि कानून का स्रोत क्या है, तो कानून का स्रोत देखी जाए तो कह रहा है कि अरस्तु जनता की सहमति के बिना सरकार कुछ काम नहीं कर सकती है। तो वह ऐसे देखे तो जनता हो गए, लेकिन एक पक्ष में वो ये भी कहते हैं कि कानून का जो स्रोत है वो क्या है, संहिताकार। और संहिताकार कौन होते हैं, जो कानून लिखते हैं, जो कानून लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कानून लिखते हैं उनको सरकार से बड़ा मानता है, राजा से बड़ा मानता है दोस्तों। तो कानून जो लिखते हैं वो संहिताकार है, तो इसलिए कानून का स्रोत क्या हो गया, संहिताकार है, ठीक है। अरस्तु के अकॉर्डिंग ऐसा प्रश्न है, वो संहिताकार ऑप्शन में है तो ये करना है, और ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर तो दोस्तों जनता तो है ही दोस्तों। कानून जो लिखते हैं उनको संहिताकार कहते हैं। तो कानून लिखने वाले जो संहिताकार होते हैं वो क्या है, कानून के स्रोत होते हैं, वो ही लिखते हैं कि कानून किस प्रकार का होना चाहिए। जब ये कानून लिखते हैं तो लिखने के बाद में ये लिखते हैं, अरस्तु के विचारों के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि कानून लिखने वाले जो होते हैं, जो संहिताकार होते हैं, वह दो प्रकार के कानूनों की बात करता है अरस्तु। ये कानून एक तो क्या होते हैं कि विधि सम्मत होते हैं, विधि सम्मत कानून, ठीक है, विधि सम्मत कानून, या हम ये कह सकते कानून की सर्वोच्चता पर बल देता है, कानून की सर्वोच्चता पर बल देता है। दूसरा है कि जैसे संविदा या प्रथा, जो परंपरा चल रही है, प्रथा या परंपरा कर देते हैं अपन, परंपरा, ठीक है दोस्तों। या फिर एक दूसरा शब्द और हम देखें, लोकाचार, ठीक है, लोकाचार अर्थात इस समाज में जो परंपरा चल रही है वो वाले कानून। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग जो संहिताकार होते हैं, जब वो कानून लिखते हैं तो वो कहते हैं कि जहाँ पर विधि के द्वारा कानून चले वहाँ पर विधि के द्वारा कानून हो, और जहाँ पर समाज की परंपराओं से या संविदा से या लोकाचार से कानून अच्छे चल रहे हैं, समाज अच्छा चल रहा है, तो वह भी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये बात करता है कानून। तो कानून का जो स्रोत है वो क्या है, संहिताकार को माना गया है। जो कानून लिखता है उसको वह कहीं ना कहीं क्या है, कानून का स्रोत मानता है। जो कानून को लिखता है, जो एक कानून से संबंधित बुक लिखता है, उसी को वह कानून का स्रोत मानता है दोस्तों। आगे वह ये बात करता है कि संविदा और प्रथा और परंपरा, ये लोकाचार होते हैं,
ये प्रकृति से अलग नहीं है। ये जो कानून होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं दोस्तों, प्राकृतिक होते हैं। और जो चीज़ प्राकृतिक होती है वह कभी बुरी नहीं हो सकती है, वह कभी बुरी नहीं हो सकती है। अतः ये चीज़ें हैं वो प्रकृति के अधीन ही हैं। इस प्रकार से वह इन चीज़ों को प्राकृतिक विधि के अंदर ही मानता है, यानी कि इनको भी वो कहीं ना कहीं कानून की श्रेणी में मानता है, इनको वह बुरा नहीं मानता है। वो कहता है कि एक आदर्श जो राज्य होता है, जो एक आदर्श राज्य होता है, उसके अंदर ये कानून की सर्वोच्चता भी काम आ सकती है और ये भी काम आ सकती है। जहाँ पर ये चले ये चलाना चाहिए और जहाँ पर ये चले ये चलाना चाहिए। दोस्तों, दुनिया के कई देशों के अंदर कानून बने हुए हैं, संविधान बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर फिर भी वहाँ पर प्राकृतिक न्याय है, प्राकृतिक संविधान है, वहाँ पर प्राकृतिक न्याय के आधार पर भी फैसले होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये वाली बात करता है। तो अरस्तु दोनों बात करता है कि जहाँ कानून से बात बने तो कानून से, नहीं तो प्राकृतिक जो नियम है, जो समाज के जो प्रथाएं हैं, जो परंपराएं हैं, उसके अकॉर्डिंग भी क्या होना चाहिए, कानून नियम बनने चाहिए, अर्थात इनके अकॉर्डिंग भी समाज चलना चाहिए। तो वो ये कहता है कि एक जो आदर्श जो राज्य होता है, जिसकी वो कल्पना की थी राज्य की काइनोनिया, अरस्तु ने जिस राज्य की कल्पना की थी उसको अपन क्या कहते हैं, काइनोनिया, अर्थात एक समुदायों का समूह, एक बड़ा व्यक्तियों का समूह, जिसको वह काइनोनिया नाम दे दिया। तो इस काइनोनिया में दो प्रकार के कानूनों की बात करता है, एक विधि सम्मत कानून अर्थात कानून की सर्वोच्चता, दूसरा है कि जो समाज की जो संविधाएं होती है, जो परंपराएं होती है, प्रथाएं होती हैं और जो लोकाचार होती है, वो भी क्या होते हैं, प्राकृतिक नियमों के अकॉर्डिंग होती है, प्राकृतिक कानूनों के अकॉर्डिंग होती है। और प्राकृतिक कानून कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये भी अच्छे होती हैं। तो यहाँ पर इस कानून से यदि शासन अच्छा चल रहा है तो ये चलाना चाहिए, और इस कानून से अच्छा कानून चल रहा है तो ये चलाना चाहिए। तो वह दोनों कानूनों की क्या करता है, बात करता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब ये जो कानून बने हैं, ये कानून सरकार के लिए बने हैं कि सरकार किस प्रकार से देश को चलाए। तो इन कानूनों के अधीन ही क्या रहेंगे, राजा रहेंगे, महाराजा रहेंगे, सरकार रहेगी। तो कानून के अधीन कौन रहेंगे, राजा रहेंगे, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सरकार रहेगी, ठीक है। तो सरकार रहेगी, हम ये कह सकते हैं कि सरकार और संविधान में वह कोई अंतर नहीं करता, सरकार वह संविधान में कोई अंतर नहीं करता, अर्थात जो संविधान और जो सरकार है, जो राजा है, वो सब कानून के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, कानून के अलावा वो नहीं चलेंगे, अपनी स्वेच्छा से नहीं चलेंगे दोस्तों। तो सब कानून के अधीन ही है दोस्तों। और ध्यान दो, अभी बात करते हैं कि अभी आया कि अरस्तु ये भी कहता है कि कोई जैसे मनुष्य है, आदर्श मनुष्य है या देवत्व विचार वाला जो मनुष्य है, यदि वह राजा बन गया, यदि वह किसी देश में राष्ट्रपति बन गया या प्रधानमंत्री जी बन गए, राष्ट्रपति जी बन गए, सर्वोच्च पदाधिकारी जी बन गए, तो वे लोग क्या करेंगे कि ऐसे लोग अपने ये विवेकशील होते हैं, तो अपने विवेकशीलता से क्या बनाएंगे, कानून नियम बनाएंगे और विवेकशीलता से दुनिया को चलाएंगे, देश को चलाएंगे। लेकिन वो ये कहता है कि अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कानून की सर्वोच्चता का कोई मतलब नहीं है। अगर अपने विवेक से कानून नियम अच्छे बना रहे हैं, दुनिया को अच्छा चला रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनके ऊपर वो कहता है कि कानून इतना प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन वो ये भी कहता है कि इन्हें कानून से पूर्ण रूप से मुक्त भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कानून से पूर्ण रूप से इनको मुक्त कर देंगे और दुनिया ये सोचेगी, जनता ये सोचेगी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी दबाव के अंदर ये लोग गलत काम कर सकते हैं, जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, कितना ही गुणवान हो, कितना ही सद्जीवन वाला हो, कितना ही बुद्धिमान हो, लेकिन उसे पूर्ण रूप से कानून से मुक्त नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रखना चाहिए।
उसे कहीं ना कहीं कानून के अंतर्गत रखना चाहिए, ताकि उस पर कानून का क्या रहे, प्रतिबंध रखना चाहिए। तो हम ये कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि अरस्तु के विचारों के अंदर कानून की सर्वोच्चता पर ही बल दिया है। हर चीज़ कानून की सर्वोच्चता के अकॉर्डिंग ही चलेगी, चाहे वह राजा हो चाहे महाराजा हो दोस्तों, ठीक है। और जहाँ हम प्रकृति के कानून की बात कर रहे हैं तो वो भी एक तरह से क्या है, कानून की सर्वोच्चता ही है, उसमें कहीं बुरा नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम यही कह सकते हैं कि कानून की सर्वोच्चता पर ही वह क्या दिया है, बल दिया है दोस्तों। कुछ कथन मैं आपके सामने लिखता हूँ दोस्तों। अरस्तु के कानून से संबंधित कुछ कथन देखते हैं हम। यहाँ से भी कंपटीशन एग्जामों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। सब अरस्तु बताता है अपने बुक पॉलिटिक्स में, अपने बुक पॉलिटिक्स में बताता है। और पॉलिटिक्स कितने भागों में बटी हुई है, 8 भागों में बटी हुई है दोस्तों। अरस्तु कहता है कि विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है, ये याद रखना। विधि युग युग के अनुभव की संचित निधि है। विधि वासना रहित विवेक है, अर्थात ऐसा विवेक जिसमें वासना नहीं रहती है, तृष्णा नहीं रहती है, क्षुधा नहीं रहती है, वह होता है विधि। यदि किसी विधि के अंदर वासना रहेगी, तृष्णा रहेगी, तो वो विधि नहीं रहेगी मेरे दोस्तों। तो विधि को वह वासना रहित विवेक मानता है। विधि वासना रहित विवेक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस विचारक ने ऐसा कहा कि विधि वासना रहित विवेक है, प्लेटो ने कहा या अरस्तु ने कहा दोस्तों। तो याद रखें, अरस्तु ने कहा था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। विधि को सद्गुण का पर्याय माना, विधि को क्या माना, वह सद्गुण का पर्याय माना। अरस्तु, अभी मैंने बताया कि अरस्तु वह कानून की सर्वोच्चता पे भी बल देता है और वह प्राकृतिक नियमों के ऊपर भी बल देता है। जैसे समाज में प्राकृतिक नियम चल रहे हैं, कुछ प्रथाएं चल रही हैं, कुछ लोकाचार चल रही है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, कुछ संविधाएं चल रही है जो समाज में प्रचलित है। यदि समाज में उन प्रथाओं से अच्छा होता है या आगे बढ़ता है तो अरस्तु का कहना है कि ये भी कानून से भी बढ़कर है, ठीक है। लेकिन कानून का इनके ऊपर भी क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। कानून की सर्वोच्चता की तो वो बात करता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कानून की तरह ही क्या है, जो सद्गुण जीवन वाली बात है, अर्थात जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो लोकाचार है, वो एक तरह से पर्याय है, ठीक है। तो विधि को सद्गुण का पर्याय माना है, ठीक है। अरस्तु कहता है कि जब व्यक्ति विधि व न्याय से परिपूर्ण होता है तो वह सर्वोत्तम होता है, परंतु इससे अलग होने पर वह निकृष्ट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये बात भी अरस्तु कहता है। अरस्तु कहता है कि विधि अवैयक्तिक होती है, अव्यक्तिगत। ये बहुत याद रखना कि अरस्तु के अकॉर्डिंग विधि होती है व्यक्तिगत या अव्यक्तिगत, जिसको अवैयक्तिक भी कहा जा सकता है, या सामूहिक या असामूहिक, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो अरस्तु के अकॉर्डिंग विधि क्या होती है, व्यक्तिगत कभी नहीं होती है, अव्यक्तिगत होती है दोस्तों। ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विधि अवैयक्तिक होती है अर्थात अव्यक्तिगत होती है, क्योंकि विधि शासक व शासित दोनों के ऊपर समान रूप से लागू होती है। तो किसी व्यक्ति विशेष की तो है नहीं। जब व्यक्ति विशेष की नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि यह अव्यक्तिगत है, अवैयक्तिक है दोस्तों, ठीक है। तो हमने देखा कि प्लेटो जहाँ द लॉज बुक के अंदर कानून की सर्वोच्चता की बात करता है, वही बात अरस्तु भी द पॉलिटिकल बुक के अंदर कानून की सर्वोच्चता की बात करता है दोस्तों। विधि की सर्वोच्चता की बात करता है, सॉवरेनिटी ऑफ लॉ की बात करता है, कानून की सर्वोच्चता, कानून की संपूर्णता पर बल देता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपसे पूछा जा सकता है कि कानून की सर्वोच्चता पर बल देता है या संविधान की सर्वोच्चता पर बल देता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप गलती मत करना, अरस्तु कानून की सर्वोच्चता पर बल देता है, ठीक है।
ये उसके कानून से संबंधित विचार है दोस्तों, वो मैंने आपको बताए। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपका कोई क्वेश्चन है वह भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे दोस्तों। नमस्कार।